नमस्कार। सुबह के 10:30 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और बड़ी खबर से आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं। परीक्षा देने से छूट गए छात्रों का यह मामला, जिस पर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें। छात्रों को बिना परीक्षा पास करने पर अब सहमति बन चुकी है। जी हां, अन्य पेपरों के आधार पर, उन पेपर के प्रदर्शन के आधार पर औसत अंक अब दिए जाएंगे बच्चों को। कंटेनमेंट जोन के 497 छात्रों के लिए यह व्यवस्था की गई है। शिक्षा विभाग जल्द जारी कर सकता है आदेश, जिसमें 10वीं और 12वीं के छात्रों को यह बड़ी राहत है। तो उत्तराखंड बोर्ड के उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत की खबर जिनके एग्जाम कोरोना महामारी के चलते कंटेनमेंट जोन या फिर होम क्वारंटीन रहने की वजह से छूट गए थे। उत्तराखंड बोर्ड अब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई की तर्ज पर एवरेज मार्क देकर रिजल्ट घोषित करने की व्यवस्था करने जा रहा है। और इसी पूरे संबंध में बोर्ड ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का यह भी कहना है कि बोर्ड के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। इससे आपको बताएं, करीब 500 ऐसे स्टूडेंट्स को एवरेज मार्क्स दे जा सकते हैं जिनकी परीक्षा कोरोना संक्रमण के चलते छूट गई थी। शिक्षा सचिव का कहना है कि यदि फिर भी कोई स्टूडेंट एग्जाम देना चाहता है तो उसके एग्जाम कराए जाएंगे। उस समय एग्जाम नहीं दे पाए उनको हम अपने इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। और यदि उन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हमारी इंटरनल में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन आज के डेट में मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूं, तो वो ऑप्शन दे सकते हैं अपना एग्जाम लिखने के लिए। जितने बच्चे ऑप्शन देते हैं उन बच्चों को अलग से एग्जाम कराया जाएगा। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस के अनुसार विश्वविद्यालयों और कॉलेज की अटकी हुई परीक्षाओं को अब 30 सितंबर तक संपन्न करना होगा। यूजीसी की नई गाइडलाइंस के मुताबिक उत्तराखंड की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं ये गाइडलाइंस, जिनको मॉनसून के समय में विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही सोर्सेस के थ्रू परीक्षाएं पूरी कराना एक बहुत बड़ी चैलेंज की तरह सामने आने वाली है। मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद यूजीसी ने देर रात विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की अटकी पड़ी परीक्षाओं के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के अनुसार फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनकी परीक्षाएं अनिवार्य रूप से 30 सितंबर तक करानी होंगी। चाहे ये परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएं या ऑफलाइन, ये यूजीसी ने राज्य सरकारों पर बात छोड़ी है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यूजीसी की नई संशोधित गाइडलाइन भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में करीब 42 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं और फाइनल ईयर में करीब 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स हैं। मानसून काल में उत्तराखंड में तमाम जगह सड़कें टूट जाती हैं, तो कम्युनिकेशन व्यवस्था भी पूरी तरह से ठप हो जाती है। ऐसे में ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन परीक्षा कराना विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए एक चुनौती भरा कदम हो सकता है। खबर हरिद्वार के वीरपुर खुर्द में 35 बीघा जमीन पर परमार्थ निकेतन के मुनि चिदानंद द्वारा 35 बीघा जमीन पर कब्जे के मामले पर हाईकोर्ट अब सख्त हो चुका है। सोमवार को हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि अब तक 52 कमरों के भवन को क्यों नहीं तोड़ा गया। 13 जुलाई तक कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने कहा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि इस अतिक्रमण के दौरान कई पेड़ों को काटना भी हुआ है शुरू, जिसके दोषी से ही मुआवजा लेकर और कानूनी कार्रवाई भी की जाए। लोग जो है रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड के अंदर 20 साल से बैठे हुए हैं और एक्शन टेकन रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन आज तक वहां से न बहुत बड़ी 52 कमरों की बिल्डिंग गिराई गई है, न जो छोटा मोटा स्ट्रक्चर बना था वो गिराया गया है। पता नहीं अंदर जो है फॉरेस्ट के लोग हैं या कोई और बैठा है। ये प्रोसीजर जो है लैंड ट्रांसफर का नहीं हो सकता। और आइए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे चारधाम देवस्थानम एक्ट से जुड़ी हुई, जिसमें ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, जिसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधामों क्या है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री से जुड़े हुए मंदिरों के मैनेजमेंट के लिए बने देवस्थानम कानून को लेकर भाजपा के नेता
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्वामी ने अपनी याचिका में मंदिरों के अधिग्रहण को कानूनन गलत बताया है और इस पूरे मामले में देहरादून के एक एनजीओ ने भी याचिका दाखिल करके देवस्थानम बोर्ड कानून को जरूरी बताया। इस पूरे मामले में केदारनाथ का तीर्थ पुरोहित समाज भी कोर्ट गया। अब सोमवार को यानी कि कल चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन और जस्टिस आरसी खुल्बे की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और निर्णय को अपने पास सुरक्षित रख लिया। अब क्या फैसला है उस पर सबकी निगाहें टिकी हैं, लेकिन इससे पहले कोर्ट ने कानून को लेकर जिरह जो हुई थी उसके दौरान 1884 के अटकिन्नस के गजेटियर का ये हवाला दिया गया था, जिसमें मंदिरों में मिसमैनेजमेंट की बात कही गई थी। ये भी दलील दी गई है कि देवस्थानम बोर्ड किसी भी तरह से हिंदू धर्मावलंबियों के हितों को नजरअंदाज नहीं करता। स्वामी जी ने अपने रिजॉइंडर में आर्गुमेंट कंक्लूड कर दिए हैं और कोर्ट ने भी सभी पार्टियों को सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व कर लिया है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग जजमेंट सून। इस बीच आइए आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट। नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद उन्होंने ट्वीट जो किया उसके महत्वपूर्ण अंश आपके सामने हैं। उन्होंने साफ कहा अपने ट्विटर के माध्यम से कि उत्तराखंड में भाजपा के नैतिक पतन को देखना वास्तव में दुखद है। कुछ लोगों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में मेरे मंदिर मामले के खिलाफ तर्क दायर करने के लिए एक ईसाई संगठन की वित्तीय मदद ली है। तो उत्तराखंड में भाजपा के नैतिक पतन को देखना वास्तव में दुखद। ये महत्वपूर्ण बातें सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के दिग्गज नेता जो अपने ट्विटर के माध्यम से करते हुए नजर आए। तो बीजेपी के जहां जनता और कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क बनाने की जो खबरें आती हैं 2022 की तैयारी में, क्योंकि वो जुटी हुई है, उसी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं, जिसमें बीजेपी वर्चुअल रैली कर जहां अपने कार्यकर्ताओं को सीधे उनके संपर्क में आ रही है, तो वहीं केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियां भी जनता तक पहुंचाने में जुट गई है। भाजपा से इतर हुई कांग्रेस अपनी गुटबाजी में उलझी हुई है। कांग्रेस के बड़े नेता इस गुटबाजी को पहाड़ के लोकतंत्र की पगडंडी बता रहे हैं। प्रदेश के बदले हुए मौसम की अब बात करेंगे। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें मौसम विज्ञान केंद्र कह रहा है कि अगले 3 घंटों के लिए यह अलर्ट उधम सिंह नगर में, नैनीताल में, अल्मोड़ा, चंपावत में तेज झमाझम बारिश का, वहीं बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। तो मानसून पूरी तरह से पहले ही दस्तक दे चुका है प्रदेश में, लेकिन मानसून की दस्तक देने के बाद भी कई इलाके ऐसे हैं प्रदेश में जहां पर भारी से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और इस भारी मात्रा में होती बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लोग रोजमर्रा की चीजें लेने के लिए भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब एक बार फिर से मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है 6 जिलों के लिए। तो 6 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है, जिसमें जो 6 जिले हैं उसमें प्रमुखता से आने वाले हैं उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़। ये 6 जिले जहां पर होने वाली है बहुत से भारी बारिश। मॉनसून लगातार लोगों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। एक तरफ डेंगू बढ़ने का खतरा, तो वहीं दूसरी तरफ जगह जगह पानी भर के लोग अपने रोजमर्रा के कामों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। किशोर मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद हैं। किशोर रावत, क्या अपडेट दे पाएंगे? 6 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया। बिल्कुल, अभी जिस तरीके से मौसम विभाग का एक जो अलर्ट देता है वो हर 3 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर देता है। तो फिलहाल अभी आज 6 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया, जिसमें तेज बारिश की संभावना जताई गई है और अगले 3 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसको देखते हुए एहतियातन सुरक्षा बरत ली गई है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो 7 जुलाई के लिए मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसमें करीबन 9 जिले ऐसे थे जिसमें बारिश हो सकती है। तो वो उन 9 जिलों में 6 जिले भी ऐसे हैं जो अगले 3 घंटों में जिनमें बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश से पहले जो तमाम जो एक्सरसाइज होती है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, इससे पहले भी कई ऐसे जगहें हैं जहाँ पे पानी बढ़ने से नदी नाले काफी उफान पे आ गए थे और कई बार गाड़ियां भी फंस गई थी। और ज्यादातर कुमाऊं के हिस्से में इस वक्त बारिश हो रही है और गढ़वाल के रीजन में भी फिलहाल इतनी बारिश नहीं है। तो ऐसे में ही जो 6 जिले इसमें ज्यादातर कुमाऊं रीजन के हिस्से हैं जहां पर तेज बारिश हो सकती है। हालांकि
बारिश को देखते हुए जो SDRF है या जिला प्रशासन है उन्होंने एहतियातन सुरक्षा बरती हुई है। जी बहुत शुक्रिया आपका किशोर रावत जानकारी के लिए। तो ये बारिश प्रदेशवासियों के लिए मुसीबत बन के टूट रही है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक की बात करेंगे, जहां के नरूड़ा के पास 10 दिन से भागीरथी नदी में जलस्तर बढ़ने से 4 मवेशी फंसे, जिनको 10 दिन बाद SDRF की टीम में नदी से रेस्क्यू करके सकुशल बाहर निकाला। ये तस्वीरें आपके सामने लाल निशान करके हम आपको दिखा रहे हैं। मवेशी जो फंसे हुए थे 10 दिन से इस नदी के पास फंसे हुए, ये मवेशी ग्राम सभा डिडसारी के ग्रामीणों के थे। अब ग्रामीणों ने जानवरों के फंसने की सूचना जो ही प्रशासन को दी और त्यों ही SDRF के टीम वहां पहुंचती है और चारों मवेशियों को सकुशल रेस्क्यू कर डालती है। भागीरथी नदी में ग्राम सभा डिडसारी के 4 मवेशी है जो भागीरथी नदी में फंस चुके थे, जिस कारण स्थानीय लोगों ने मुझराजेश रावत को दूरसंचार के माध्यम से अवगत करवाया गया था। तत्काल मौके पर SDRF और मुझराजेश रावत द्वारा भागीरथी नदी से चारों मवेशियों का रेस्क्यू कर जो निकाल दिया गया है। हालांकि आज भागीरथी नदी का काफ़ी जलस्तर बढ़ चुका था, काफ़ी दिक्कतों का सामना। आपका थोड़ा मूड बदल देते हैं अपना ये वीडियो आपको दिखा के। दरअसल उत्तराखंड में नर्सों के डांस का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। नर्सों का पहाड़ी गाने पर किया गया डांस सोशल प्लेटफॉर्म पर पसंद किया जा रहा है। 22,000 लोगों ने पसंद किया है इस वीडियो को। लोक गायक कमल जोशी का कहना है कि मेरे इस गीत पर कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला कर रही उत्तराखंड की फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने स्ट्रेस कम करने के लिए मेरे इस गीत को चुना। ये हम जैसे सभी लोक कलाकारों के लिए बहुत बड़ी बात है। सजीलो मेरो रवे जोन सारे सारे केस मेरो मेरो रंगीलो पहाड़ी मयालो गढ़वाला मेरो छबीलो मो जब तो कुदेश बदिना उत्तराखंड नो सजीलो रे मेरो रवे जोन सारे रंगीलो पहाड़ी मेरो रंगीलो पहाड़ी। हमारे कोरोना वॉरियर्स ने इस पर वीडियो बनाई और वो इतनी वायरल हुई, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा गाना चुना अपनी वीडियो के लिए। और ये गाना इतना वायरल होगा ये मुझे भी नहीं था पता कि उनकी वीडियो इतनी वायरल हो जाएगी। स्पेशली अपने कोरोना वॉरियर्स को थैंक्स करना चाहता हूँ जो वो अपनी सर्विसेज दे रही हैं, इतने तनाव के माहौल में काम कर रही हैं, इतने रिस्क के माहौल में। तो मैं उनको दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ। और अपनी वेलकम बैक, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं और अब आपको बताएंगे उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्षों की बैठक आज है 11 बजे से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होने वाली है। सरकार की जन विरोधी नीतियों के मामले में होगी चर्चा। पार्टी संगठन को लेकर चर्चा संभव है। अब कोविड-19 के बाद पैदा हुए हालातों पर भी चर्चा संभव है। पार्टी को बूथ लेवल तक मजबूत करने के मामले में चर्चा होगी। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह करेंगे इस बैठक की अध्यक्षता। प्रदेश की कोरोना अपडेट आपको बताते हैं। सोमवार यानी कि कल कोरोना के 37 नए मामले सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा मामले उधम सिंह नगर से आए। उधम सिंह नगर में 20 नए मामले 37 में से सामने आए। उसके बाद हरिद्वार से 5, अल्मोड़ा से 3, देहरादून से 4 और नैनीताल से भी 4। तो वहीं पौड़ी से 1 मामला सामने आया। कुल 3161 हो जाते हैं प्रदेश में मामले, जिसमें से 2586 लोग रिकवर कर चुके हैं। 42 लोगों की जान गई है अब तक। 505 एक्टिव केस हैं। लेकिन इस बीच एक अच्छी और राहत की बात यह कि टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं, यानी कि एक भी नया मामला नहीं है और अब कोई भी मामला नहीं है टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले में। इस बीच बड़ी अपडेट कोरोना सैंपल जांच को लेकर, जिसकी रफ्तार धीमी पड़ी हुई है। 6,500 के पार पहुंचा है बैकलॉग सैंपल्स का ग्राफ। रोज 1200 सैंपल्स ही हो रहे हैं जांच के दायरे में। लैब टेक्नीशियंस की हड़ताल की वजह, एक बड़ी वजह बताई जा रही है बैकलॉग संख्या बढ़ने की। बड़ी खबर देहरादून से, कानपुर कांड के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। डीजीपी अनिल रतूड़ी, डीजी एलओ अशोक कुमार की बैठक हुई।
एडीजी इंटेलिजेंस पी विनय कुमार के साथ की बैठक, जिसमें राज्य से लगने वाली यूपी की सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी दिल्ली से लगने वाली हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है। विकास दुबे गैंग के मूवमेंट की अपडेट लेते रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने बताया कि कानपुर की घटना से सबक लेते हुए यह अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कहीं भी दबिश देने जाने से पहले टीम पूरी तरह से तैयारी करे और फिर दबिश देने जाए। जरूरत पड़े तो कमांडोज की भी मदद ली जाएगी। देखते हुए कानपुर से हमने अपनी पुलिस को अलर्ट किया है कि हमारे यहाँ कोई इस तरह की घटना न होने पाए। उस हेतु प्रॉपर प्लानिंग से जाएं, प्रॉपर तैयारी से जाएं, पूरी प्रॉपर इंटेलिजेंस करके जाएं, मुखबिरी करके जाएं, पूरा स्टडी करें, अध्ययन करें कि जिस क्रिमिनल के यहाँ जा रहे हैं उसका क्या लेवल है, कितने लोग हैं, क्या उसकी फायर पावर है, उसका अध्ययन करें और उसके बाद अपनी तैयारी करें। ज़रूरत हो तो कमांडो ले करके जाएं और हमने अपनी जो नॉर्मल कांस्टेबलरी है उसको भी रेगुलर फायर प्रैक्टिस कराएं। खबर नैनीताल से। 84 में कोसी नदी में बही तीसरी महिला का शव आज मिल चुका है। 5 जून को जंगल से घास काटकर लौट रही 3 महिलाएं नदी में बह गई थी। 2 का शव उसी दिन रेस्क्यू कर लिया गया था, नदी से बरामद किया गया था, लेकिन एक शव नहीं मिल पाया था जिसे आज बरामद किया गया। 3 दिन के बाद आज की सुबह की तस्वीरें, जब रेस्क्यू टीम ये तीसरा शव बरामद करती है। पुलिस ने शव को निकालने के बाद पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस पूरे मामले में डीएम ने मृतक परिजनों को आपदा प्रबंधन के तहत 4-4 लाख मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। 3 महीना बही थी, 2 बॉडियाँ तो पहले बरामद हो गई थी, अब 1 बॉडी आज मिली थी। पोस्टमार्टम के लिए अब क्या कार्रवाई है? इसको जो है इसका पंचायतनामा भर के इसको पोस्टमार्टम। यमकेश्वर विधानसभा बिन नदी पर बनने वाले पुल को नेशनल और स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की ओर से मंजूरी मिल गई है। वन मंत्री हरक सिंह रावत कहते हैं कि सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है। जल्द पुल बनाने का काम शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि कई वर्षों से इस क्षेत्र के लोग नदी पर पुल की मांग कर रहे थे, लेकिन राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आने वाले इस पुल की वजह से ये पुल नहीं बन पा रहा था, जिसमें बरसात के दिनों में आवाजाही पूरी तरह से ठप हो जाती है। वाइल्ड लाइफ बोर्ड से वो पास हो गया है और अब उसमें आगे का प्रोसेस चल रहा है इसमें, और पेड़ों का छपान होना है, वो सब प्रोसेस होगा। उसके बाद वो पुल का निर्माण हो जाएगा और मैं सोचता हूँ उससे ऋषिकेश और हरिद्वार और इवन के नजीबाद कोटद्वार जाने के लिए बहुत बड़ा राहत होगी, विशेष करके जब हरिद्वार में कुंभ मेला या कोई गंगा स्नान होता है। उत्तराखंड में 190 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खुलने जा रहे हैं। इसी पर आपको बताएं कि स्कूलों का चयन, स्कूलों की संख्या और टीचर्स की रिक्वायरमेंट की डिटेल जो है वो शासन तक भेज दी गई है। साथ ही सीबीएसई की तर्ज पर इन स्कूलों को संचालित करने से लेकर मान्यता का काम किस तरह से किया जाएगा, इसका प्रपोजल पूरी तरह से रेडी है। शासन की स्वीकृति के बाद अगले साल तक स्कूल संचालित होने का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ 190 स्कूलों के खुलने से आपत्ति है। कांग्रेस कहती है कि सरकार की अटल उत्कृष्ट योजना पॉलिटिकल एजेंडा है। बीजेपी इसे विपक्ष का हर काम में रोड़ा अटकाने का काम मानती है। वो विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जा रहा है। इस प्रकार से कुल प्रदेश में 190 विद्यालय बनेंगे। इसमें टीचर्स की अवेलेबिलिटी है। दूसरा, स्कूल में कितने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अवेलेबल है और सीबीएसई की मान्यता लेने पर कितना हमको और चाहिए, इसकी पूरी मेजरमेंट कर लिया गया है। 4 साल तक अटल जी के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। अब चुनाव सिर पे आ गए हैं, तो मैं मानता हूं कि ये केवल जो है ये चुनावी एजेंडा है, बाकी कुछ नहीं है। और जो मैं तो कहता हूं कि जो पुराने हमने मॉडल स्कूल बनाए थे, पहले उन्हीं स्कूलों की व्यवस्था कर लें। 500 स्कूल हैं वो। अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने के पीछे मुख्य बिंदु ये है कि हमारे पूर्वी क्षेत्र के बच्चे जो हैं उनको भी उच्च शिक्षा मिले, और जो आज का नया माहौल है उस दौड़ में वे भी सबके समान दौड़ सकें। लेकिन कांग्रेस को विकास से ही चिढ़ है, तो उस प्रकार से उस प्रगतिशील कदम से चिढ़ होना उसका स्वाभाविक है। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड ऊर्जा विभाग की बात करते हैं, जहां पर 764 पदों पर भर्ती की स्वीकृति मिलने से बेरोजगार युवाओं में आस बढ़ गई है।
भर्ती को लेकर विभाग के संविदा कर्मचारियों ने कोर्ट जाने का मन बना लिया है। संविदा कर्मियों का कहना है कि कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर कोर्ट पहले भी विभाग को आदेशित कर चुका है, लेकिन विभाग नियमितीकरण की जगह नई भर्तियां करने जा रहा है। संविदा कर्मियों का कहना है कि अगर विभाग ने उनको प्राथमिकता नहीं दी तो वो इस मामले को लेकर कोर्ट की शरण में जाएंगे। भर्ती मामले को लेकर एमडी यूपीसीएल का कहना है कि अभी हमारे पास राज्य सरकार के द्वारा भर्ती के लिए जो आदेश आया है, इसके बाद जिन पदों पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हीं पदों पर भर्ती की जाएगी। बढ़ते हैं आगे, आपको रामनगर ले चलते हैं। रामनगर की सरकारी अस्पताल आज से पीपीपी मोड में चला जाएगा। इसके लिए करीब सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सोमवार को यहां पर इसके औपचारिक निरीक्षण के लिए सीएमओ पहुंची, जिन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। अल्मोड़ा के धौलादेवी ब्लॉक आपको लेकर चल रहे हैं, जहां के ग्राम्या परियोजना की मदद से किसानों ने लिलियम फूल की खेती शुरू कर दी है। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण की मार ऐसी पड़ी कि एक भी फूल बाजार में नहीं बिका, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। कुछ किसान तो ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार इस फूल की खेती शुरू की थी। हुआ था 2 लाख 80 हज़ार का बीज यहाँ पे पहुँचने तक का था, एक भी फूल नहीं बेच पाया। ये पूरा नुकसान ही रहा इस बार, लॉकडाउन की वजह से ही हुआ है सब। लिलियम प्लांटेशन पे पूरा काम उनकी जो सीज़न होता है वो इस बार कोरोना काल से हमारा थोड़ा सा प्रभावित रहा है, लेकिन इसमें हम लोग नए लोगों को भी हम लोग जो लोग लॉट करा रहे हैं, उसमें हम जलागम के माध्यम से धालादेवी में हमारा काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट इसमें रहा और थसपड़ में विशेषता इसमें काम किया गया था। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।